हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट ईज। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है क्लास 9th एनसीईआरटी पॉलिटी का, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमने पिछले 3 चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में, इलेक्शंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अब देखो ये स्टोरी एक तरीके से आप पूरी बुक को ना एक स्टोरी की फॉर्म में समझिएगा कि जैसे पहले हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट भी फॉर्म हो गई। अब उसके बाद क्या, गवर्नमेंट बनने के बाद क्या होता है, अब गवर्नमेंट तो बन गई है, डेमोक्रेसी भी है हमारे यहाँ पे, इलेक्शंस भी हो गए, फाइन। लेकिन अब गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, अब गवर्नमेंट के काम क्या हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिकली। ठीक है, जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वो कैसे काम करते हैं, वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। दैट कि इसका एक बार हम ओवरव्यू देखेंगे इस चैप्टर का। डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन ही होते चले जा रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब है द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स, कि जो रूलर्स हैं, जो रूल कर रहे हैं, जो ठीक है, उनको क्या है, एक कुछ रूल और प्रोसीजर फॉलो करने ही करने हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस by looking at the manner in which major decisions are taken and implement in our country। देखिए कितने जैसे कोई भी मेजर डिसीजन हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो इसमें 3 इंस्टीट्यूशंस हमारे मेजरली काम करते हैं, लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है इस बारे में। तो इस चैप्टर में हम एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहली चीज़ ये हुई है, हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। कोई भी बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो कैसे लिया जाता है। इसमें पहला दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑर्डर। देखो जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है, तो वो जो कोई भी गवर्नमेंट क्या है, कोई भी मेजर डिसीजन है कि मतलब जिससे पूरी सबकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है अल्टीमेटली, तो वो डिसीजन कैसे लिया जाएगा। ऐसी पॉलिसी जिससे हमारे डे टू डे लाइफ में इफ़ेक्ट आ रहा है, फाइन, तो वो डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। इसमें पहला दिया हुआ है अ गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन August 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर निकालती है उसको हम बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। तो अब ये मेमोरेंडम ये सब वगैरह कैसे इशू होते हैं। द जॉइंट डायरेक्टर, द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर। जो एक जॉइंट सेक्रेटरी होता है वो कौन होता है, एक ऑफिसर होता है, किसमें, DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, ये पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, फाइन। ये एक देखिए, एक ये मिनिस्ट्री होती है सबसे पहले। ठीक है, इस मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब इसमें एक डिपार्टमेंट आता है DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसमें क्या होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं हमारे, वो एक ऑफिसर होते हैं। ठीक है, ये साइन करते हैं उस ऑर्डर को। उसके बाद ही इट लुक लाइक एन ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल। द गवर्नमेंट इशूज़ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स। जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे ऑर्डर्स निकालती है डे टू डे में, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि डिसीजन कैसे लिया जाता है और क्या होता है उसके बाद। इसमें जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, इसको सब्जेक्ट देखेंगे आप, 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि जितने सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए 27% जो जॉब्स हैं उसमें रिजर्वेशन दी जाएगी उन्हें, कि ये 27% लोग, इनकी ये जो फॉर एग्जांपल 100 सीटें हैं, ठीक है, 100 जॉब्स हैं, लेकिन इस 100 में से अब जो 27 जॉब्स हैं, 27 सीटें हैं फॉर एग्जांपल, तो ये 27 जो जॉब हैं, इन 27 जो जॉब्स पे राइट किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का होगा, फाइन। अब आता है इसमें, ये पहले क्या होता था
कि जो रिजर्वेशन थी वो सिर्फ एससी और एसटी को मिलती थी, लेकिन अब क्या है, एक नया इम्प्लीमेंट करा गया है एससी बीसी, फाइन, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, अब इनके लिए भी रिजर्वेशन दी जाएगी। और अब डिसीजन मेकर्स होते कौन है बेसिकली, हु डिसाइड्स द इशू, हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, कौन डिसाइड करेगा कि ये सब इशू करना चाहिए। सॉरी, द ऑफिसर्स वाज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल public grievances and pensions, of which the department was a part। अब ये सब क्या है, ये जो ऑफिसर्स होते हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी है, वो सिर्फ एक मेयरली ऑफिसर है जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, कौन इसको एक तरीके से फॉर्म कर रहा है, कौन डिसीजन ले रहा है, वो इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। पहला है, इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, सम ऑफ द मेन पॉइंट दैट यू कवर्ड देन। पहला इसमें द प्रेसिडेंट, हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या होते हैं, वो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, उनसे ऊपर कोई नहीं होता है। जो प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं और हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उनके ऊपर, उनके पास। दूसरे होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो क्या होते हैं, वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होते हैं। ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है एक्चुअली कि हेड ऑफ़ द, बहुत से लोग हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को समझते हैं और हेड ऑफ़ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर को समझते हैं। नहीं, हेड ऑफ़ द स्टेट हमेशा प्रेसिडेंट होते हैं और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो एक्चुअली एक्सरसाइज करते हैं सारी गवर्नमेंट पावर्स को, ठीक है, वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ही टेक्स द मोस्ट ऑफ द डिसीजंस इन द कैबिनेट मीटिंग। तो ये सारे डिसीजन जो कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन कौन लेते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। और पार्लियामेंट में बेसिकली ये हमारी पार्लियामेंट होती है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में भी बताया हुआ है। पहले होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर आती है लोकसभा, फिर आती है राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी मेजॉरिटी किस में होनी चाहिए, लोकसभा में होनी चाहिए। द ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। जो मेमोरेंडम होता है ये बहुत बड़ी चेन होती है एक्चुअली इवेंट्स की। इसमें देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या अपॉइंट की थी, एक पूरी कमीशन बनाई थी, ठीक है, जिसको हेड किया था बीपी मंडल जी ने, जिसको कहा गया था मंडल कमीशन। इस पूरी कमीशन को हेड किया था बीपी मंडल जी ने और इसको कहा गया था मंडल कमीशन, ठीक है। इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड रिकमेंड द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट। और इस कमीशन को कहा कि क्या बोला गया कि आप ऐसे स्टेप सजेस्ट करो और ऐसे क्राइटेरिया को पहचानो क्योंकि कौन कौन लोग सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में बिलोंग करने चाहिए और उनके लिए ऐसी कौन से स्टेप्स हैं जो उनके एडवांसमेंट के लिए में लेने चाहिए। द कमीशन, फिर उसके बाद क्या हुआ, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में। बनी कब थी, 1979 में। 1980 में उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को। उसके बाद वन ऑफ दीज वॉज 20, उसके बाद क्या बोला गया, 27% क्या दिया गया उन्हें रिजर्वेशन। 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स टू बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद जो रिपोर्ट थी और उनके ये सब जो रिकमेंडेशन बताए गए कमीशन के द्वारा, वो सब किस में डिस्कस किए गए, पार्लियामेंट में ये सब कुछ डिस्कस किया गया। फॉर द सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक क्या रहा, ये डिमांड करी गई कि ये जो कमीशन की रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद लोकसभा के जब इलेक्शन हुए 1989 में, ये देखो 10 साल का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। 1979 में बनी थी, उसके बाद 1989 में जब लोकसभा इलेक्शन हुए तब उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि जनता दल एक पार्टी थी, उसमें कहा गया, उन्होंने प्रॉमिस करा गया कि अगर वो जीत कर आते हैं तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जब वो जनता दल ने अपनी गवर्नमेंट बनाई तो उसके बाद उनके लीडर थे मिस्टर
वीपी सिंह जो कि प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए। उसमें पहला ये था कि उन्होंने इस मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, उन सबको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in his address to the parliament announced the intentions of the government to implement the recommendation of Mandal Commission। अब 6 अगस्त 1990 अब क्या हुआ, अब देखो अब अगले साल क्या हुआ, 1990 में जो यूनियन कैबिनेट थी उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो क्या करेगी, अब इम्प्लीमेंट करेगी रिकमेंडेशंस को। नेक्स्ट डे द प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट द डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर वीपी सिंह, उन्होंने दोनों हाउस में ये बताया गया कि उन्होंने जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट सेंट टू द DOPT, और जो कैबिनेट का जो डिसीजन था उसके बाद वो कहाँ गया, DOPT के पास गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास गया। उसके बाद सीनियर जो ऑफिसर थे वहाँ पे, द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर। उसके बाद क्या किया, उन्होंने उस ऑर्डर को ड्राफ्ट करा विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। बाकी उसके बाद डिसीजन को क्या किया, एक ऑर्डर में कन्वर्ट करा गया और किसके बाद, मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद। कुछ महीनों बाद दिस वॉज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री। उसके बाद ये अब देखो इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, इससे ये मैंने बताया था ना, बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ इफेक्ट होगी इससे। 27% बहुत बड़ा एक चंक होता है जहाँ पे लोगों को इस एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कोई चीज़ रिजर्व करी जा रही है, तो इससे बाकी लोगों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिबेट करी गई, बहुत ज़्यादा उसके डिसएग्रीमेंट दिखाए गए, ठीक है। कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट करा, कुछ लोगों ने इसको डिनाई करा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस गया कि इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट ना करिए। तो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट किए गए, ठीक है, काउंटर प्रोटेस्ट किए गए, कुछ इसमें तो बहुत ये ज़्यादा कुछ वायलेंट भी हो गया था। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन इफेक्ट द थाउजेंड्स ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटी। सॉरी, तो इस देखिए जब भी कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो देखने को मिलती है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कहते हैं रिवेंज आ जाता है, ठीक है, डिनाइल की वो फीलिंग आ जाती है कि हम जिसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो लोगों ने क्या कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटी जॉब रिजर्वेशन। कुछ लोगों को लगा कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है, और कुछ को लगा कि ये सब क्या है, एक प्रोपेगेंडा है, कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा है, इसको नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इससे क्या हुआ, डिस्प्यूट क्रिएट हुआ लोगों के बीच में। अब इतना ज़्यादा वॉयलेंस हो गया तो उसको रिज़ॉल्व कौन करेगा। अब इन सब चीज़ों को डिस्प्यूट रिज़ॉल्व करने के लिए किसके पास गए, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द गवर्नमेंट decisions. Some person and association opposed to this order filed a number of cases in the court. बहुत ज़्यादा इसमें कोर्ट केस किए गए कि इतना बड़ा डिसीजन, ये गलत डिसीजन लिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद एक ये केस बना जिसका नाम है इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। ये केस जब गया इसमें क्या हुआ, 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ साइड्स। 11 जजेस की पूरी बेंच बनी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट जजेस ने डिक्लेयर किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है वो वैलिड है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड नहीं बताया। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर, बल्कि ये बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोला गया कि आप अपने ऑर्डर्स को अच्छे से मॉडिफाई करिए, अपने ओरिजिनल जो ऑर्डर हैं आपके। It said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded from the getting the benefit of reservation. Accordingly, Department of Personnel and Training issued another office memorandum on 8 September 1993. उसके बाद ये डिस्प्यूट जो था वो ख़त्म हो गया
और वो पॉलिसी अब जब से चल रही है। अब आता है नीड फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कि ऐसी ज़रूरत क्या हुई है हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की। हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। हमने देखा ऊपर कि कितनी सारे डिस्कशंस किए गए, ठीक है। द गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि सिटीजन्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करना, फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल, ठीक है। इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड स्पेंड्स द मनी thus raised on administration, defense and development programs. It formulates and implements several welfare schemes. Some persons have to take decision on how to go about these activities. If dispute arises on these decisions or their implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. It is important that everyone should know who is responsible for doing what. It is also important that these activities keep taking place even if the person in the key position change. So to attend all these tasks, several arrangements are made in all modern democracies. देखिए ये सब काम किसके हैं हमारे, ये हमारी गवर्नमेंट के काम है। जब गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है, हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है, हमारी हेल्थ वेलफेयर स्कीम्स लेके आना हमारे लिए, डिफेंस के लिए टैक्सेस कलेक्ट करना, और जो टैक्सेस के फॉर्म में जो पैसे आ रहे हैं उसको सही तरीके से यूज़ करना, उसको किसी भी तरीके से मिसयूज़ ना करना। Several arrangements are to be made in all modern democracies. The constitution of any country laid down the basic rules of the power and functions of each institutions. In the example above we saw several such institutions at work. ठीक है, हम जैसे ऊपर हमने देखा है कि ऊपर हमने जितने भी डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा, उसमें क्या था कि जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम है और जो कैबिनेट है वो आर द इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। तो हमारा पहला काम कौन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट करती है, जो क्या करती है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए पॉलिसी डिसीजन लेती है। फिर दूसरा आते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स, वो क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर कोई भी सिटीज़न के बीच में, सिटीज़न वर्सेस गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वो किसके पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी। Institutions involve rules and regulation. This can bind the hands of leaders. Institutions involve meeting, committees and routines. This often lead to delays and complications. देखिए इतना सारा जब मेजर रोल गवर्नमेंट प्ले करती है तो इन सब चीज़ों में क्या लगता है, टाइम लगता है। जितने अब आपने देखा कि स्टार्ट कब हुई थी कमीशन और रिज़ल्ट कब आया उसका, प्रॉपर 1993 में जाके वो इम्प्लीमेंट हुई। तो बहुत सारे कई साल लग जाते हैं एक लॉ को लेकर आने में, एक प्रॉपर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में सही तरीके से। तो सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द institutions are very useful. They provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in any decisions. Institutions make it difficult to have a good decision taken very quickly, but they also make it equally difficult to rush through a bad decision. This is why democratic government insists on institutions. तो देखिए इस तरीके से जितने भी डिसीजंस होते हैं, कुछ टाइम तो लगता है लेकिन बहुत सारे गलत डिसीजन भी लिए जा सकते हैं कभी कभी, और बहुत सारे अच्छे डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। इसीलिए जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड होती है। तो इस वाले पार्ट में, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इतना ही पार्ट रखेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, आपको भी सुनने में बोरिंग हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको इतने जितना मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।